हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गुलाब शाह और आप सभी देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल डी यू एजुकेशन क्लब। आई होप आप सभी ठीक होंगे और आप सभी अपनी अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 2 की होने वाली है। सेमेस्टर 2 की जो आपकी एजुकेशन है, हम लोग इस एजुकेशन को कवर कर रहे हैं और ये जो आपकी एजुकेशन है इसका नाम है मानव शिक्षा, संज्ञान और स्कूली शिक्षा। अगर आपके पास भी ये वाली एजुकेशन है तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियोस पे आए हैं, क्योंकि देखिए इन वीडियोस के माध्यम से आप इस बुक के फुल बुक के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर हैं वो कवर कर सकते हैं। देखिए, पूरी ही फुल बुक के मैंने आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर बनाए हैं, तो आप इन्हें देख लीजिए। सारी वीडियोस को एक तरह से सीरीज़ चल रही है जिसमें हमने बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर हैं उन्हें कवर किया है। देखिए, अगर आपने अभी तक भी बुक पढ़नी स्टार्ट नहीं की है या बुक नहीं पढ़ी है तो आप इन सभी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ है इसको देख लीजिए। आपकी जो फुल बुक है वो कवर हो जाएगी और आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे नंबर गेन कर पाएंगे। देखिए, इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर की जो वीडियोस हैं इसका मैंने ऑलरेडी वीडियो 1 यानी पार्ट 1 कह लो या वीडियो 1 कह लो, वीडियो 2 एंड वीडियो 3 एंड वीडियो 4 बना दी है। आज की हमारी वीडियो 5 होने वाली है। तो अगर आपने ये प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप इन्हें चेकआउट करना मत भूलिएगा। लिंक आपको पूरा ही प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो आप जल्दी से कर लीजिए, ताकि जो अपकमिंग वीडियोस हों आपके स्टडी से रिलेटेड आप उन्हें भी देख पाएँ और अपनी स्टडी जो है वो अच्छे से कर पाएँ। एंड अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो लास्ट हमने जहाँ क्वेश्चन छोड़े थे वहीं से आगे हम कंटिन्यू करेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कार्ल रॉजर्स का अधिगम किस दृष्टिकोण पर आधारित था, विस्तार से व्याख्या कीजिए। यानी कार्ल रॉजर्स का जो अधिगम है वो किस दृष्टिकोण पर आधारित है ये आपको बताना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे परिचय से। ठीक है, तो परिचय को देख लेते हैं। परिचय के अंतर्गत आप लिखेंगे, कार्ल रॉजर्स एक प्रसिद्ध मानवतावादी मनोवैज्ञानिक थे। यानी ये जो थे ये मानवतावादी मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने शिक्षा और अधिगम पर महत्वपूर्ण विचार प्रस्तुत किए। इनका अधिगम सिद्धांत मुख्य रूप से मानवतावादी दृष्टिकोण पर आधारित था। तो इनका जो सिद्धांत था वो किस चीज़ पर आधारित था? मानवतावादी दृष्टिकोण पर आधारित था, जिसमें व्यक्ति की आत्मविकास, स्वतंत्रता और अनुभवात्मक अधिगम को प्रमुखता दी गई है। रॉजर्स का मानना था कि सीखना केवल सूचना ग्रहण करने तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि एक गहरी और अर्थपूर्ण प्रक्रिया होनी चाहिए जो व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्ति को प्रभावित करे। यानी देखिए, इनका जो पूरा मॉडल था वो एक तरह से स्वतंत्रता और अनुभवात्मक जो अधिगम है उस पर आधारित था। और इनके अनुसार जो हमारी सीखना है, जो हमारी एजुकेशन है या लर्निंग है, वो सिर्फ किसी चीज़ का रटाफिकेशन नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे गहराई से समझना और अर्थपूर्ण प्रक्रिया के साथ उसे व्यवहार में लाना होना चाहिए। ठीक है, अब हम देखेंगे कार्ल रॉजर्स का अधिगम सिद्धांत। अब हम इनके अधिगम सिद्धांत के ऊपर चर्चा करेंगे। तो इसमें आप लिखेंगे, रॉजर्स ने पारंपरिक शिक्षा पद्धति की आलोचना करते हुए एक लचीली, व्यक्तिगत और अनुभवात्मक अधिगम प्रक्रिया का समर्थन किया। यानी जो पारंपरिक शुरू से चली आ रही थी उस पद्धति का इन्होंने आलोचना की है, उस पद्धति की इन्होंने बुराई करी और एक लचीली और ऐसी पद्धति को अपनाने का प्रयास किया जो सभी लोग आसानी से अपना सकें। इनके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य केवल तथ्यों को याद करना नहीं, बल्कि छात्रों को आत्मनिर्भर, संरचनात्मक और स्वतंत्र विचारक बनाना था। यानी देखिए, इनका मानना था कि कोई भी तथ्य या कोई भी चीज़ सिर्फ उसका रट्टाफिकेशन या उसे याद करना ही काफ़ी नहीं है कि हमने उसे याद कर लिया, उन तथ्यों को दिमाग में बिठा लिया। नहीं, उनका आत्मनिर्भर होना, रचनात्मक होना और स्वतंत्र विचारक होना चाहिए। ऐसा नहीं है वो किसी के दबाव में आकर कुछ चीज़ कर रहे हैं, नहीं, वो स्वतंत्र होने ही चाहिए हर चीज़ के लिए, अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए। तभी जो व्यक्ति है वो शिक्षित होगा। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे अनुभवात्मक अधिगम। इनके अनुसार अनुभवात्मक अधिगम क्या है? रॉजर्स के अनुसार वास्तविक सीखना वही होता है जो हमारे अनुभव से प्राप्त हो। यानी जब हम अपने अनुभवों से कोई चीज़ सीखते हैं, जैसे कि अगर उदाहरण के लिए मैं अपना ही उदाहरण लूँ तो मैंने अपने अनुभवों से सीखा है कि किस तरह से मेरी वीडियोस में क्या क्या कमी थी, क्या क्या चीज़ें चेंजेस होने चाहिए। अपनी वीडियोस से मैं अपने आप में ही सुधार कर रही हूँ, तो वो चीज़ क्या हो जाएगी? मेरे अनुभव के आधार पर हो जाएगी, जो कि एक तरह से लर्निंग या एक्चुअल लर्निंग कहलाएगी। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे अनुभवजन्य अधिगम को दो भागों में विभाजित किया गया है। अब जो अनुभवजन्य अधिगम है यानी ये वाला, इसको दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है हमारा सतही अधिगम,
इसमें केवल तथ्यों और सूचना को याद करना शामिल होता है, जो अधिगम प्रभावित नहीं होते, यानी सिर्फ इसे याद करना होता है, इससे कोई भी चीज़ प्रभावित नहीं होती। नेक्स्ट होता है हमारा गहन अधिगम। यह व्यवहारिक और अनुभव आधारित होता है, जो व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। यानी इन्हें जो है, ये वाला जो अधिगम है या ये वाली जो चीज़ें हैं, वो जो चीज़ ये वाली जो चीज़ें हैं, ये हमें लागू करनी होती हैं अपने ऊपर, जो कि हमारे व्यक्तित्व या फिर हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं। उदाहरण के लिए, किसी भाषा को सीखने के लिए केवल किताबें पढ़ना सतही अधिगम है। यानी अगर हम किताबें पढ़ रहे हैं कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए, वो सतही अधिगम हो जाएगा। लेकिन हम उसे बोलें, लिखें और सुनकर सीखें या फिर सुनकर अप्लाई करें, तो वो गहन अधिगम होगा, यानी इसके अंतर्गत आ जाएगा। दोनों ही हमारे अनुभवात्मक अधिगम होते हैं, लेकिन जब हम किसी चीज़ को बोलेंगे, सीखेंगे, लिखेंगे, सुनेंगे, तो वो हमारे क्या है, व्यवहार में शामिल हो रहा है, तो वो गहन अधिगम के अंतर्गत आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा आत्म विकास और अधिगम। इसके अंतर्गत आप लिखेंगे, रोजर्स का मानना था कि प्रत्येक व्यक्ति के भीतर आत्म विकास की एक प्राकृतिक प्रवृत्ति होती है। यानी हर व्यक्ति के अंदर आत्म विकास की एक खुद ब खुद प्रवृत्ति होती है, जिसकी वजह से वो आत्म विकास यानी अपने अंदर में विकास करता है। ठीक है, आगे चलेंगे। सेकेंड पॉइंट में आप लिखेंगे, जब व्यक्ति को स्वतंत्रता और उचित वातावरण मिलता है, तो वह स्वाभाविक रूप से सीखने और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होता है। यानी हमारा उचित वातावरण भी इम्पॉर्टेंट है हमारे आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे, इस दृष्टिकोण के अनुसार शिक्षक का कार्य केवल निर्देश देना नहीं, बल्कि छात्रों को आत्म अन्वेषण और खोज पर आधारित अधिगम के लिए प्रेरित करना भी है। यानी जो टीचर्स होते हैं, उनका सिर्फ उद्देश्य ये नहीं होता है, या उनका जो मोटिव है वो ये नहीं होता सिर्फ बच्चों को पढ़ा दिया और उन्हें डिमोटिवेट किया। नहीं, उनका मोटिव ये भी है कि वो मोटिवेट करें, उन्हें निर्देश के साथ साथ उन्हें आत्मविश्वासी भी बनाएं, ताकि वो अपने फ्यूचर में या अपने भविष्य में आगे जाके कुछ कर सकें। नेक्स्ट अब हम देखेंगे, स्वतंत्रता और स्वायत्तता का महत्व। इसमें जो स्वतंत्रता है और स्वायत्तता है, इसका क्या महत्व है? इसके अंतर्गत आप लिखेंगे, पारंपरिक शिक्षा प्रणाली में छात्रों को पूरा नियंत्रण होता है, लेकिन रॉजर्स ने इसे गलत माना। यानी छात्रों पर पूरा नियंत्रण होना गलत है। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे, इनका मानना था कि छात्रों को उनकी रुचि के अनुसार सीखने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, ताकि वो अच्छे से सीख पाएँ। जिसमें उनकी रुचि है, जिस तरह से सीखने में उनकी रुचि है, उन्हें उस तरह से स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। जब छात्र स्वायत्तता के साथ सीखते हैं, तो वह अधिक उत्साहित और रचनात्मक होते हैं। यानी जब छात्र अपनी स्वायत्तता और अपनी इच्छा से सीखते हैं, तो वो अत्यधिक उत्साहित या रचनात्मक रूप से सीखते हैं, या फिर अच्छी तरीके से हम कह सकते हैं वो सीख पाते हैं। तो इसलिए छात्रों का स्वतंत्र होना भी आवश्यक होता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे, अधिगम के लिए अनुकूल वातावरण। यानी जो अधिगम है, उनके लिए अनुकूल वातावरण यानी सही वातावरण भी होना ज़रूरी है। रॉजर्स के अनुसार प्रभावी अधिगम के लिए सहायक वातावरण आवश्यक है। इसके लिए 3 प्रमुख तत्व होने चाहिए। यानी जो हमारी अधिगम है, या ये कहूँ जो लर्निंग है, उनके लिए अच्छा वातावरण भी होना चाहिए। अब इन्होंने 3 प्रमुख तत्व दिए हैं इस आधार पर। पहला हम देखेंगे, सहानुभूति। शिक्षक को छात्रों की भावनाओं और दृष्टिकोणों को समझने की क्षमता होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए जो स्टूडेंट है वो अपनी भावनाएं बता रहा है और जो टीचर है वो उसकी भावनाओं पे हंसने लगे। अगर कोई बच्चा कह रहा है कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, तो ऐसा नहीं है जो टीचर है वो उस पर हंसने लगेगा कि तू डॉक्टर बनेगा, तेरे तो बस की नहीं है, या ऐसा कुछ नहीं बोलना। वो उसे मोटिवेट करे कि हाँ बेटा, आप बन सकते हो, आप इस काबिल हो, आपको बस इस लेवल पर या फिर इस तरह से आपको मेहनत करनी है। तो इस तरह से जो भावनाएं हैं उनको समझना चाहिए टीचर्स को। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे, प्रामाणिकता। शिक्षक को अपने विचारों और भावनाओं को ईमानदारी से व्यक्त करना चाहिए। यानी जो टीचर्स होते हैं, उन्हें अपनी भावनाओं और जो विचार हैं, उन्हें ईमानदारी से व्यक्त करना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि वो अपनी बढ़ा चढ़ा कर ही बता रहा है, झूठ झूठ बोल रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं भी कभी कभी आपको अपनी लाइफ के उदाहरण देती हूँ, तो वो ट्रू होने चाहिए। ऐसा नहीं है मैं आपको अपनी ही जो ज़िंदगी है उसका बढ़ा चढ़ा कर बताऊँ कि भाई नहीं, मैं तो इतनी ऐशो आराम वाली ज़िंदगी जीती हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो ट्रू है, जो ईमानदारी वाली चीज़ है, वही हमें छात्रों को बताना चाहिए, ताकि जो छात्र हैं वो भी हमसे ईमानदारी सीखें, जो हमारी अच्छी चीज़ है वो सीखें, बुरी नहीं, बुरी चीज़ें नहीं बतानी चाहिए। ठीक है, जो ईमानदारी और जो सही भावनाएं हैं, सही विचार हैं, वही हमें स्टूडेंट के साथ साझा करने चाहिए। ठीक है, ताकि अगर कोई और भी ऐसा स्टूडेंट है जो हमारे ही लेवल का है या हमारी जैसी लाइफ जीता है, तो उसे कभी ये ना हो कि भाई हमारी टीचर्स जो हैं वो इतने हाई लेवल के, हम इतने लो लेवल के हैं, तो कैसे हम अपनी बात या फिर कैसे हम अपनी चीज़ें शेयर करें। तो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे,
स्वीकार्यता, छात्रों को बिना किसी भेदभाव के स्वीकार किया जाना चाहिए, यानी छात्रों के साथ भी कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, ताकि वो किसी भी डर से सीख सकें और उनके साथ में कोई भी किसी भी आधार पर भेदभाव ना हो। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे शिक्षक की भूमिका। इसके अंतर्गत आप पारंपरिक शिक्षा शास्त्रों में शिक्षक को ज्ञान का स्रोत माना जाता था, लेकिन रॉजर्स ने इसे अस्वीकार किया है, क्योंकि देखिए पहले ज़माने में जो टीचर्स होते थे उन्हीं को ज्ञान का स्रोत माना जाता था, पर रॉजर्स ने इसको मना कर दिया कि ऐसा थोड़ी ना हो सकता है, एक टीचर को हर चीज़ नहीं मालूम हो सकती। ये बात बिल्कुल फैक्ट है। आपको या किसी को भी अगर ऐसा लगता है कि जो टीचर्स है उन्हें हर चीज़ का ज्ञान होगा, हर चीज़ पता होगी, तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो रॉजर्स ने भी इस चीज़ को नकारा है कि कोई भी टीचर बिल्कुल परफेक्ट या हर चीज़ में परफेक्ट नहीं हो सकता। इसके अनुसार उनके अनुसार शिक्षकों को एक सुविधाता की भूमिका निभानी चाहिए, जो छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करते हैं, ना कि केवल सूचना देते हैं। और रॉजर्स कहते हैं कि जो शिक्षक होते हैं उन्हें सुविधाता की भूमिका निभानी चाहिए, जो छात्रों को प्रेरित भी करें और सिर्फ शिक्षा या फिर सूचना ना दें, बल्कि उन्हें प्रेरित भी करें कार्य करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे शिक्षकों को छात्रों के साथ समानता के स्तर पर रहकर संवाद करना चाहिए और उनकी रचनात्मकता को प्रेरित करना चाहिए, यानी समानता होनी चाहिए। सभी जो टीचर होते हैं उनकी नज़र में सभी स्टूडेंट जो हैं वो समान होने चाहिए। ऐसा नहीं है वो किसी को ज़्यादा किसी को कम माने, नहीं, जो सभी स्टूडेंट हैं सभी टीचर्स के लिए समान होनी चाहिए। नेक्स्ट अब हम देखेंगे रोचर्स के अधिगम सिद्धांत की शैक्षिक उपयोगिता, यानी जो रोचर्स हैं इनका जो अधिगम सिद्धांत है इसमें शैक्षिक उपयोगिता क्यों है, या ये कहें जो शिक्षा है उसके माध्यम से ये क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें आप लिखेंगे रोचर्स के विचारों का शैक्षणिक प्रणाली पर गहरा प्रभाव पड़ा है, इनके सिद्धांतों को कई आधुनिक शिक्षण पद्धतियों में अपनाया गया। अब वो कैसे गहरा प्रभाव पड़ता है, तो पहले हम देखेंगे छात्र केंद्रित शिक्षा। इस पद्धति में छात्रों को अपनी गति और रुचि के अनुसार सीखने की स्वतंत्रता होती है, जो कि रोचर्स ने ही कहा है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे शिक्षा केवल एक मार्गदर्शन होता है जो छात्रों को स्वयं खोजने और सीखने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि शिक्षा सिर्फ हमें एक मार्गदर्शन प्रस्तुत करता है। हमारा पूरा फ्यूचर जो है वो छात्रों की खोज और सीखने पर ही डिपेंड करता है, क्योंकि हर किसी को जो शिक्षा होती है वो इक्वल मिलती है, पर कौन कितना ग्रहण करता है ये छात्रों के ऊपर डिपेंड होता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे खुला शैक्षणिक वातावरण। क्लासरूमों का वातावरण लचीला और अनुकूल होना चाहिए, जहां छात्र अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से व्यक्त कर सकें, जो कि रोचर्स ने ही कहा था। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कठोर अनुशासन और सख्त नियमों की बजाय सहज और सहयोगात्मक वातावरण बनाना चाहिए, ताकि जो बच्चे हैं वो अच्छे से सीख सकें और उसे समझ सकें। नेक्स्ट अब हम देखेंगे अनुभव आधारित शिक्षा। पढ़ाई को केवल किताबों और व्याख्यानों तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि व्यवहारिक गतिविधियों और परियोजनाओं और वास्तविक जीवन के अनुभवों से जोड़ा जाना चाहिए, यानी जो हमारी लर्निंग है या पढ़ाई है उसे सिर्फ किताबों तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि ऐसी चीज़ें भी सिखानी चाहिए जो हमारे वास्तविक जीवन से जुड़ी होती हैं, ताकि जो बच्चे हैं वो अपनी वास्तविक जीवन की जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें भी सॉल्व कर पाएँ। उदाहरण के रूप में आप लिखेंगे विज्ञान की कक्षाओं में प्रयोगशालाओं में प्रयोग करना, व्यावसायिक शिक्षा में इंटर्नशिप करवाना, यानी देखिए जो विज्ञान की कक्षाएं होती हैं उनमें प्रयोग करके दिखाना कि किस तरह से कौन सी चीज़ कार्य करती है, और जो हमारे व्यावसायिक शिक्षा होती है उसमें इंटर्नशिप करके दिखाना या इंटर्नशिप करवाना कि किस तरह से इंटर्नशिप हम कर सकते हैं आगे फ्यूचर में अपने व्यापार को बढ़ाने या फिर व्यवसाय को करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे प्रेरणा और आत्मनिर्भरता। इसके अंतर्गत आप लिखेंगे छात्रों को केवल शिक्षा उत्कीर्ण करने के लिए नहीं, बल्कि जीवन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। यानी सिर्फ हम ये बोलते हैं कि आप लोग अच्छे नंबर गेन कर लोगे, आप लोग पास हो जाओगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, नहीं, आप लोग आत्मविश्वास हो सको, आप में इतना भरोसा हो सके कि आप हर चीज़ कर पाओगे, टीचर्स को प्रेरित करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे यह शिक्षा को केवल परीक्षण केंद्रीकृत नहीं बल्कि व्यवहारिक और जीवन उपयोगी बनाता है, ताकि जो व्यक्ति होते हैं उनका जो जीवन है वो उपयोगी हो सके। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे रोचर्स के अधिगम सिद्धांत की समीक्षा। किस तरह से इसकी समीक्षा की जाती है, तो पहले हम देखेंगे सकारात्मक पक्ष। ठीक है, सकारात्मक पक्ष के अंतर्गत आप लिखेंगे व्यक्तिगत विकास पर बल। किस तरह से यह सिद्धांत छात्रों के आत्मविकास और स्वतंत्रता को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट है हमारा अधिगम को अधिक
अर्थपूर्ण बनाना। किस तरह से? अनुभवात्मक अधिगम के कारण छात्र गहराई से और प्रभावी रूप से सीखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे शिक्षक और छात्रों के बीच बेहतर संबंध। सहानुभूति और सहज वातावरण के कारण शिक्षक और छात्र के बीच अधिक सकारात्मक संबंध बन जाता है, या ये कहें कि इनके बीच में सकारात्मक संवाद जो होता है वो होने लगता है। अब इसकी कुछ सीमाएं और आलोचना भी हैं। अब इसकी क्या क्या सीमाएं और आलोचना है, इसके अंतर्गत आप लिखेंगे संचलित शिक्षण की कमी। किस तरह से? इस पद्धति में स्वायत्ता पर अधिक बल दिया जाता है, जिससे अनुशासन की कमी हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे सभी ये विषयों के लिए उपयुक्त नहीं। विज्ञान और गणित जैसे विषयों में कुछ संचलित और प्रणालीबद्ध शिक्षा आवश्यक होती है, जिससे यह सिद्धांत पूरी तरह से लागू नहीं हो पाता। यानी कुछ ऐसे विषय होते हैं जहाँ पर ये लागू नहीं होता, जैसे कि हमारा विज्ञान हो गया और गणित हो गया, क्योंकि यहाँ पर हमें फॉर्मूलेज और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें हमें रट्टाफिकेशन करनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे सभी छात्रों के लिए प्रभावी नहीं। जो छात्र स्वतंत्र रूप से सीखने में कठिनाइयाँ महसूस कर सकते हैं और उन्हें एक निश्चित मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। अब देखिए सभी छात्र जो निश्चित रूप से नहीं सीख पाते, या ये कहूँ स्वतंत्र रूप से नहीं सीख पाते। अब देखिए बुक्स भी सभी को अवेलेबल है, चाहो तो आप बुक से पढ़ सकते हैं, लेकिन क्या है कुछ छात्र क्या करेंगे कि डायरेक्ट बुक पढ़ेंगे, उन्हें वीडियोज़ की ज़रूरत नहीं है। बट कुछ छात्र क्या करेंगे कि नहीं, वो बुक पढ़ेंगे तो वो शायद ना समझ में आ पाए उन्हें, या फिर उन्हें मार्गदर्शन की आवश्यकता हो, इसीलिए कुछ छात्र क्या करेंगे, वीडियोस देखेंगे। तो इस तरह से हर छात्र जो है वो स्वयं नहीं कर पाता हर चीज़ को, यानी स्वतंत्र रूप से नहीं कर पाता, और कुछ छात्र जो होते हैं वो दोनों ही चीज़ें करते हैं। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का निष्कर्ष देख लेते हैं। निष्कर्ष के अंतर्गत आप लिखेंगे कार्ल रोजर्स का अधिगम सिद्धांत एक क्रांतिकारी दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है, जो पारंपरिक शिक्षण विधियों से अलग है। यह अनुभवात्मक अधिगम, स्वतंत्रता, आत्मविश्वास और सहायक वातावरण पर बल देता है। उनकी शिक्षा पद्धति ने आधुनिक शिक्षा प्रणाली में छात्र केंद्रित शिक्षण, परियोजना आधारित अधिगम और खुले शैक्षणिक वातावरण को बढ़ावा दिया है। हालांकि इस सिद्धांत की कुछ सीमाएं भी हैं, लेकिन फिर भी यह शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण योगदान के रूप में माना जाता है। यानी इसकी कुछ सीमाएं तो हैं, लेकिन ये फिर भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी शिक्षा के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा समावेशी शिक्षा के लिए ये मूल सिद्धांत क्या है। यानी जो हमारी समावेशी शिक्षा होती है, इसकी जो मूल सिद्धांत है वो आपको बताने हैं। तो परिचय देखेंगे। समावेशी शिक्षा एक ऐसी शैक्षिक प्रक्रिया है जिसमें ये सभी छात्रों को उनकी क्षमताओं, आवश्यकताओं और विविधताओं को ध्यान में रखते हुए समान अवसर प्रदान किए जाते हैं। यानी समावेशी जो शिक्षा होती है उसमें सभी छात्रों की जो क्षमताएं होती हैं, आवश्यकताएं होती हैं और जो विविधताएं होती हैं, उनको ध्यान में रखकर समानताएं दी जाती हैं। यह शिक्षा प्रणाली शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक या किसी अन्य भिन्नता के आधार पर किसी भी छात्र को मुख्यधारा की शिक्षा से अलग नहीं करती। यानी कोई भी बच्चा अगर शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक या अन्य किसी भी चीज़ से भिन्न है या पीछे है, तो उसे मुख्य धारा की जो शिक्षा है उससे पीछे नहीं रखती है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य के अनुसार सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को सुनिश्चित करना आवश्यक है। ये हमारा संयुक्त राष्ट्र जो संघ है वो भी सुनिश्चित करता है कि सभी के लिए समान शिक्षा होनी चाहिए। इस संदर्भ में समावेशी शिक्षा समाज में समानता और न्याय की भावना को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे समावेशी शिक्षा के मूल सिद्धांत। अब हम देखेंगे समावेशी जो शिक्षा है इसके मूल सिद्धांत क्या है। तो इसके अंतर्गत आप देखेंगे समावेशी शिक्षा के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत निम्नलिखित हैं। अब कौन कौन से इसके महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं, तो पहला आप इसमें लिखेंगे समानता और गैर भेदभाव। समावेशी शिक्षा यह सुनिश्चित करती है कि प्रत्येक छात्र को उसकी बिना किसी भेदभाव के समान शिक्षा अवसर प्राप्त हो सकें। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे जाति, धर्म, लिंग, आर्थिक स्थिति या शारीरिक एवं मानसिक अक्षमताओं के आधार पर किसी भी छात्र को शिक्षा से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। यानी जो हमारी समावेशी शिक्षा है उसके अंतर्गत ये चीज़ रखी जाती है कि किसी भी बच्चे का धर्म कोई भी हो, जाति कोई भी हो, लिंग कुछ भी हो, आर्थिक स्थिति कैसी भी हो, शारीरिक या फिर मानसिक अक्षमता क्यों ना हो, लेकिन उसे शिक्षा से वंचित नहीं रखा जाएगा या फिर उसे के साथ भेदभाव नहीं होगा। उदाहरण के लिए आप लिखेंगे एक स्कूल में विकलांग बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ समान रूप से शिक्षा प्रदान करने का अवसर दिया जाए या फिर होना चाहिए, ताकि जो समान और विकलांग बच्चे हैं वो आपस में एक अच्छा संबंध बना सकें। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है हमारा पॉइंट नंबर 2
ये है हमारा विविधता का सम्मान। किस तरह से इसके अंतर्गत विविधताओं का सम्मान किया जाता है, इसके अंतर्गत आप लिखेंगे प्रत्येक बच्चा अलग अलग क्षमताओं और सीखने की गति के साथ आता है। यानी सभी बच्चों की अपनी अपनी क्षमताएं और सीखने की गति होती है। कुछ बच्चे जल्दी सीख जाते हैं, कुछ बच्चों को टाइम लगता है। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे शिक्षकों और विद्यालयों को सभी प्रकार के छात्रों की विशिष्ट आवश्यकताओं को समझकर उनकी शिक्षित करना चाहिए। यानी सभी जो टीचर्स होते हैं और जो स्कूल होते हैं उनको पहले बच्चों की एबिलिटी देखनी चाहिए कि वो किस हद तक पढ़ सकते हैं या वो किस हद तक समझ सकते हैं बातों को, फिर उसी हिसाब से उन्हें शिक्षित करना चाहिए। उदाहरण के लिए दृष्टिहीन जो छात्र होते हैं उनके लिए ब्रेल लिपि का प्रयोग करना चाहिए और जो श्रवण बाधित बच्चे होते हैं उनके लिए सांकेतिक जो भाषा होती है उसका यूज़ करना चाहिए। यानी ऐसे स्टूडेंट जो देख नहीं पाते, आपने देखा होगा इतना बड़ा बोर्ड सा होता है जिसमें वो लोग फिंगर्स से पता करते हैं कि ए कहाँ लिखा है, बी कहाँ लिखा है, सी क्या है, डी क्या है, उनको इस तरह से पहचान करवाई जाती है फिंगर्स से। ठीक है, तो वही हमारी ब्रेल लिपि हो जाती है। और जो सुन नहीं सकते उन्हें इशारों में पढ़ाया जाता है। अब आपने भी देखा होगा इशारों में बच्चे बात करते हैं और इशारों में ही शिक्षा भी ग्रहण करते हैं। तो इस तरह से उन्हें उनकी आवश्यकता के अनुसार पढ़ाना चाहिए। ठीक है, जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो है हमारा छात्र केंद्रित शिक्षण। किस तरह से समावेशी शिक्षा छात्र केंद्रित होती है। इसमें शैक्षणिक विधियां छात्रों की क्षमताओं और ज़रूरतों के अनुसार विकसित की जाती हैं। ऐसा नहीं होता कि छात्रों को आवश्यकता किसी और चीज़ की है और हम करवा कुछ और रहे हैं, नहीं, जो छात्रों को आवश्यकता होती है वही चीज़ करवानी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार लचीली पाठ्यचर्या और शैक्षणिक शैक्षणिक विधियां अपनाई जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट उदाहरण के रूप में आप लिखेंगे छात्रों की विभिन्न अधिगम शैलियों को ध्यान में रखते हुए दृश्य, श्रवण और व्यवहारिक शैक्षणिक तकनीकों का उपयोग करना, ताकि सभी छात्र अच्छे से उस चीज़ को सीख पाएँ। ठीक है, आगे चलेंगे। जो हमारा फोर्थ पॉइंट है वो है हमारा सहयोगात्मक अधिगम। सहयोगात्मक अधिगम किस तरह से समावेशी शिक्षा में सभी छात्रों को एक साथ मिलकर सीखने का अवसर प्रदान किया जाता है। चाहे वो विकलांग हो चाहे वो नॉर्मल हो, सभी को एक साथ रखकर शिक्षा दी जाती है। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे इसमें समाज में परस्पर सहयोग, समझ और सहिष्णुता की भावना विकसित की जाती है, ताकि समाज में जो सहयोग है और परस्पर जो सहिष्णुता है उसको बढ़ाया जा सके। उदाहरण के लिए आप लिखेंगे विकलांग और सामान्य छात्रों को एक ही कक्षा में शिक्षा देना, जिससे वह एक दूसरे के साथ घुल मिल सकते हैं। अब देखिए, अगर हम अलग अलग शिक्षा देते हैं, अलग अलग रखते हैं विकलांग को और जो नॉर्मल बच्चे हैं उनको, तो उनके बीच जो सहयोग है या फिर घुलना मिलना है वो नहीं हो पाता। तो इसीलिए उन्हें एक साथ एक ही कक्षा में बिठाकर शिक्षा देनी चाहिए। फिफ्थ पॉइंट आप इसमें लिखेंगे सुलभ अधिगम वातावरण। किस तरह से, इसमें आप लिखेंगे शिक्षण संस्थाओं को भौतिक एवं डिजिटल दोनों रूपों से एक ऐसा वातावरण बनाना चाहिए जो सभी छात्रों के लिए उपयुक्त हो। यानी चाहे वो भौतिक हो या फिर डिजिटल हो, ऐसा वातावरण हो जो सभी के लिए सुलभ हो या ये कहूँ सभी के लिए उपयोगी हो। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे स्कूलों में रैंप, लिफ्ट, विशेष पाठ्य सामग्री और टेक्नोलॉजी सहायता प्राप्त उपकरणों का उपयोग किया जाना चाहिए, ताकि जो नॉर्मल हैं और जो अब नॉर्मल हैं दोनों ही उनका यूज़ कर सकें। अगर उन्हें सेकंड फ्लोर पर जाना है तो वो लिफ्ट का यूज़ कर सकें या फिर रैंप का यूज़ कर सकें। उदाहरण के लिए व्हीलचेयर उपयोग करने वाले छात्रों के लिए कक्षाओं तक जाने के लिए रैंप का निर्माण किया जाना चाहिए। रैंप जो होती है वो इस तरह से जैसे हमारी सीढ़ियाँ होती हैं, सीढ़ियों में यहाँ हम स्टेयर्स लगा देते हैं, पर इन स्टेयर्स की जगह वो सिर्फ सीधी पटरी सी होती है जिसपे जो हमारी व्हील चेयर होती है वो आसानी से चढ़ जाती है। तो इस तरह से एक क्लासरूम तक जाने के लिए रैंप का होना चाहिए, ताकि जो अब नॉर्मल बच्चे हैं वो भी आराम से अपनी क्लास तक जा सकें। ठीक है, जो हमारा 6 पॉइंट है वो है हमारा व्यक्तिगत सहायता और संसाधन उपलब्धता। किस तरह से जो व्यक्तिगत सहायता है और संसाधन उपलब्धता है, इसके अंतर्गत आप लिखेंगे समावेशी शिक्षा प्रणाली में विशेष आवश्यकताएं वाले छात्रों को व्यक्तिगत सहायता और संसाधन उपलब्ध करानी चाहिए, ताकि वो व्यक्तिगत जो संसाधन है और जो वो सहायता है उसको ग्रहण करके अपनी जो शिक्षा है उसे अच्छे से ले सकें। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे विशेष शिक्षक, काउंसलर और तकनीकी सहायता के माध्यम से बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को सुगम बनाया जा सकता है। यानी एक अच्छे टीचर से या फिर काउंसलर से या फिर तकनीकी सहायता से जो बच्चे होते हैं उनकी जो शिक्षा है या उनकी जो सीखना है उसको अधिक प्रभावी या फिर बेहतर बनाया जा सकता है। उदाहरण के रूप में आप लिखेंगे
डिसलेक्सिया से ग्रस्त छात्रों के लिए विशेष शिक्षण सामग्री और अतिरिक्त परीक्षा समय प्रदान करना। यानी देखिए, जो डिसलेक्सिया से प्रेरित बच्चे होते हैं या इस बीमारी से ग्रस्त बच्चे होते हैं, उनके लिए थोड़ी सी अधिक चीज़ें देकर हम उन्हें आगे बढ़ा सकते हैं। सेवंथ आप लिखेंगे लचीली पाठ्यचर्या और मूल्यांकन प्रणाली। किस तरह से इसमें आप लिखेंगे समावेशी शिक्षा में पाठ्यक्रम को इतनी लचीला होना चाहिए कि वह सभी छात्रों और अधिगम शैली वाले बच्चों के लिए अनुकूल हो सके। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे मूल्यांकन प्रणाली को भी पारंपरिक शिक्षा के स्थान पर वैकल्पिक तरीकों मूल्यांकन, मौखिक परीक्षा और प्रैक्टिकल टेस्ट पर केंद्रित किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है हम डायरेक्ट ही परीक्षण ले लें या फिर डायरेक्ट ही एग्ज़ाम ले लें, नहीं, जो टेस्ट वगैरह होते हैं या फिर मौखिक चीज़ें होती हैं वो भी होनी चाहिए, ताकि जो बच्चा है वो अच्छे से परफॉर्म कर पाए। ठीक है, उदाहरण के रूप में आप लिखेंगे एक श्रवण बाधित छात्र के लिए लिखित परीक्षा के बजाय सांकेतिक भाषा में मौखिक मूल्यांकन होना चाहिए। अब देखिए, कोई बच्चा है जो सुन नहीं सकता, आप उसे लिखने के लिए दे दें कि आप लिखो, अब उसने कभी सुना ही नहीं है तो वो लिखेगा क्या? उसे तो लिखना आता ही नहीं है, वो सिर्फ इशारों में ही तो बता सकता है। तो उसे एक मौखिक टीचर एक मौखिक एग्ज़ाम लेना चाहिए, यानी ऐसा इशारा वाला एग्ज़ाम लेना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा 8 पॉइंट में आप लिखेंगे शैक्षणिक प्रशिक्षण और संवेदनशीलता। किस तरह से इसके अंतर्गत आप लिखेंगे शिक्षकों को समावेशी शिक्षा के प्रति संवेदनशील बनाया जाना आवश्यक है, ताकि वे विशेष आवश्यकताओं वाले छात्रों के साथ धैर्य और सहानुभूति के साथ व्यवहार कर सकें। इसीलिए टीचर्स का भी ट्रेन होना आवश्यक है, ताकि वो धैर्य और जो सहानुभूति होती है वो अपने अंदर डेवलप कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे समावेशी शिक्षण तकनीकों, सहायक उपकरणों के उपयोग और विशेष शैक्षणिक विधियों पर शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए, ताकि जो टीचर्स होते हैं उन्हें भी पता होना चाहिए कि किस तरह से किस बच्चे को हैंडल करना है। उदाहरण के लिए एक शिक्षक को यह सिखाना कि कैसे दृष्टिहीन छात्रों के लिए ब्रेल लिपि का उपयोग किया जाए, यानी शिक्षकों को खुद पता होना चाहिए कि अगर कोई भी बच्चा जो दृष्टिहीन है वो किस तरह से ब्रेल लिपि का उपयोग करेगा, या अगर कोई बच्चा है जो सुन नहीं सकता है या ये कहूँ जो बोल नहीं सकता, उसे इशारों में कैसे बताना चाहिए ताकि वो अच्छे से समझ पाए। नेक्स्ट है हमारा माता पिता और समुदायों की भागीदारी। 9th जो हमारा पॉइंट है, इसमें हमारा माता पिता और जो हमारे समुदाय होती हैं उनकी भागीदारी आ जाती है। किस तरह से समावेशी शिक्षा में परिवार और समाज की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे स्कूलों को माता पिता के साथ मिलकर एक सहयोगात्मक वातावरण बनाना चाहिए, जहां बच्चों की शिक्षा और समग्र विकास परिवार भी सक्रिय भागीदार बने, यानी ऐसा वातावरण हो जिसमें परिवार भी अपनी भागीदारी ले सके और जो बच्चे हैं वो भी अपना विकास कर सकें अपने परिवार के साथ में। उदाहरण के लिए आप इसमें लिखेंगे माता पिता को बच्चों की विशेष आवश्यकताओं को समझने के लिए कार्यशालाएं आयोजित करना, यानी जो बच्चा है वो अपने, यानी जो माँ बाप हैं वो अपने बच्चे को अच्छे से समझ पाएँ, उसकी आवश्यकताओं को समझ पाएँ, इसलिए उन्हें कार्यशालाएं आयोजित करवानी चाहिए या फिर उनमें भाग लेना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे 10th में आप लिखेंगे नीति और कानूनी समर्थन। किस तरह से समावेशी शिक्षा को प्रभावित बनाने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नीति और कानून बनाए गए हैं, ताकि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समावेशी शिक्षा लागू हो सके। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे भारत में विकलांग जन अधिकार अधिनियम, जो कि 2016 में आया था, और समावेशी शिक्षा हेतु सर्व शिक्षा अभियान जैसे योजनाएं लागू की गई हैं, ताकि जो समावेशी शिक्षा है उसको बढ़ाया जा सके और जो विकलांग बच्चे होते हैं उन्हें भी शिक्षा मिल सके। उदाहरण के लिए आप लिखेंगे सरकारी स्कूलों में दिव्यांग छात्रों के लिए विशेष कक्षाओं और संसाधन उपलब्ध कराना, ताकि जो सरकारी स्कूल हैं उनमें जो अबनॉर्मल बच्चे हैं या विकलांग बच्चे हैं वो भी आसानी से पढ़ सकें। अब हम आगे चलेंगे, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट अब हमारा टॉपिक है वो है हमारा समावेशी शिक्षा के लाभ। अब हम देखेंगे समावेशी जो शिक्षा है इसके क्या लाभ हैं। तो पहला आप लिखेंगे सामाजिक समावेशन, सभी छात्रों को समान अवसर मिलने से ये समाज में समानता और सहयोग की भावना विकसित होती है। जब समाज में सभी लोगों को समान रखा जाता है तो समावेशिता और समानता जो ऐसे विचार होते हैं उनका विकास होता है। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे व्यक्तिगत विकास, हर छात्र अपनी क्षमताओं के अनुसार सीख सकता है और आत्मनिर्भर बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे बेहतर शैक्षिक परिणाम, विविधतापूर्ण शैक्षणिक विधियों के कारण छात्रों को सीखने का अनुभव अधिक
अधिक प्रभावी होता है। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे समाज में सकारात्मक परिवर्तन भाव और असमानता को कम करने में मदद मिलती है इसी के कारण, जिसके जिससे क्या होता है, समाज में जो भेदभाव होते हैं और जो असमानता होती है वो कम हो जाती है। अब हम देखेंगे निष्कर्ष। निष्कर्ष में आप लिखेंगे समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक छात्र को समान अवसर प्रदान करना और उसे समाज में आत्मनिर्भर बनाना है। यह शिक्षा प्रणाली सभी प्रकार की विविधताओं को स्वीकार करते हुए छात्रों को व्यक्तिगत विकास पर बल देती है, ताकि सभी जो छात्र हैं वो अपना व्यक्तिगत विकास कर सकें और आगे बढ़ सकें। नेक्स्ट अब हम देखेंगे इन मूल सिद्धांतों के आधार पर समावेशी शिक्षा को प्रभावित रूप से लागू किया जा सकता है, जिससे एक अधिक समानतापूर्ण और न्याय संगत समाज का निर्माण हो सके। इसीलिए जो समावेशी शिक्षा है उसे पूरे देश में बढ़ाने या फिर पूरे देश में लागू करने की बात की जाती है, ताकि जो सभी छात्र हैं वो आगे बढ़ सकें और समावेशी शिक्षा को अपना सकें। चलिए नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत की व्याख्या करें, इसकी कमियां क्या हैं। यानी देखिए, जो गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत है उसकी व्याख्या करते हुए आपको उसकी कमियां बतानी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे परिचय। परिचय में आप लिखेंगे हर्बर्ट गार्डनर ने 1983 में अपनी पुस्तक फॉर्म्स ऑफ माइंड द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस में बहुबुद्धि सिद्धांत प्रस्तुत किया। यानी इनकी जो बुक थी उसमें इन्होंने बहुबुद्धि जो सिद्धांत है उसको दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धिमत्ता केवल एक इकाई नहीं होती, बल्कि यह विभिन्न प्रकार की क्षमताओं में विभाजित होती है। पारंपरिक आईक्यू परीक्षण केवल भाषाई और तार्किक गणितीय बुद्धियों को मापता है, जबकि गार्डनर ने यह सिद्धांत किया कि प्रत्येक व्यक्ति की अलग अलग क्षमताओं में बुद्धिमत्ता हो सकती है। यानी देखिए, ये जो है ये आईक्यू के ऊपर बताते हैं कि सभी का जो आईक्यू है वो अलग अलग हो सकता है, सभी की जो गणना है वो अलग अलग हो सकती है, सबकी जो बुद्धिमत्ता है वो अलग होती है। इस बारे में गार्डनर ने बताया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे गार्डनर की बहुबुद्धि की प्रकार। यानी गार्डनर की जो बहुबुद्धि है इसके कितने प्रकार हैं। तो गार्डनर ने बहुबुद्धिमत्ता को 8 भागों में विभाजित किया। 8 भाग कौन कौन से थे। पहला है हमारा भाषाई बुद्धि, भाषा के प्रयोगों और संचार की क्षमता, जैसे लेखन, कविव्यता, ये सभी हमारे भाषाई बुद्धि में आ जाते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा तार्किक गणितीय बुद्धि, जो हमारे तर्क करने और संख्याओं को समझने की क्षमता, जैसे कि गणित हो गया या फिर विज्ञान हो गया, ऐसे विषयों में आ जाता है। नेक्स्ट होता है हमारा दृश्य स्थानीय बुद्धि, जो कि हमारी चित्रों, आकारों और स्थानों को समझने के लिए प्रयोग की जाती है, जैसे कि कलाकार या फिर वास्तुकला, ऐसी चीज़ें, या फिर हमारे वास्तुकार जो होती हैं ऐसी चीज़ें लाई जाती हैं। जो हमारी फोर्थ होती है वो है हमारी शारीरिक गतिय बुद्धि, जो हमारी शरीर के अंगों का कुशल उपयोग करते हैं, जैसे कि उदाहरण के रूप में आप लिखेंगे नेत्रक, खिलाड़ी, इन सभी को आप लिख सकते हैं। ठीक है, फिफ्थ देखेंगे। फिफ्थ है हमारे संगीतात्मक बुद्धि। संगीतात्मक बुद्धि में आप लिखेंगे ध्वनि और संगीतों को समझने का और उत्पन्न करने की क्षमता। यानी जो संगीत होते हैं और जो ध्वनि होती है उसको समझना और उत्पन्न करने की जो क्षमता होती है, जैसे कि गायक हो गए या फिर संगीतकार हो गए। नेक्स्ट जो हमारा सिक्स है वो है व्यक्तिगत अंतर्बोध बुद्धि। इसके अंतर्गत आप लिखेंगे आत्मचेतना और आत्मविश्वास की क्षमता, जैसे कि दार्शनिक, आध्यात्मिक गुरु हो गए, जो कि हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं। सातवां है हमारा अंत व्यक्तिगत बुद्धि, जो हमारी दूसरों के साथ संवाद और संबंध स्थापित करने के लिए क्षमता देती है या फिर हमें प्रेरित करती है, जैसे कि नेता हो गए, शिक्षक हो गए या फिर सलाहकार हो गए, जो दूसरों के साथ में संपर्क इजीली बना लेते हैं। आठवीं होती है हमारी प्राकृतिक बुद्धि, जो कि हमें प्रकृति और पर्यावरण को समझने की क्षमता देती है, जैसे कि जीव विज्ञान हो गया या फिर पर्यावरणीय वैद्य हो गए, जो कि हमें पर्यावरण के बारे में बताते हैं। ठीक है, ये 8 प्रकार की बुद्धि इन्होंने बताई है। नेक्स्ट अब हम देखें, गार्डनर ने बाद में अस्तित्ववादी बुद्धि का भी प्रस्ताव रखा, जो जीवन और अस्तित्व के गहरे प्रश्नों को समझने की क्षमता से संबंधित है। यानी 9वीं भी इन्होंने बुद्धि बताई थी, जो कि हमारी अस्तित्ववादी है, जो कि हमारे जीवन के ये जो गहरे रहस्य हैं, या फिर हम जीवित क्यों हैं, क्यों हमारा जन्म हुआ या हम इस धरती पे क्यों आए, ऐसे सवालों के ऊपर चर्चा करने या फिर सोचने पर
प्रभाव डालता है, सोचने पर विचार करता है या फिर हमें सोचने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे गार्डनर के सिद्धांत की कमियां। अब हम देखेंगे गार्डनर का जो सिद्धांत है इसकी क्या कमियां थी। तो पहला हम देखेंगे वैज्ञानिक प्रणालियों की कमी। किस तरह से इसमें वैज्ञानिक प्रणालियों की कमी थी, इसमें आप लिखेंगे इस सिद्धांत की पुष्टि के लिए पर्याप्त न्यूरोसाइंटिफिक और साइकोलॉजिकल प्रणाली नहीं है, यानी इनके जो सिद्धांत है वो न्यूरोसाइक्लेटिक और साइकोलॉजिकल प्रणाली से सिद्ध नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे पारंपरिक बुद्धिमत्ताओं परीक्षणों की तुलना में यह सिद्धांत कम प्रणालित है, या ये कहें कम इनकी जो जानकारी है वो इतनी तरीके से प्रमाणित नहीं होती। नेक्स्ट अब हम देखेंगे बुद्धिमत्ता और कौशल में भ्रम। किस तरह से कुछ आलोचकों का मानना है कि गर्नर ने बुद्धिमत्ता वास्तव में कौशल या प्रतिभा है, ना कि अलग अलग प्रकार की बुद्धिमत्ता। यानी कुछ आलोचकों का मानना है कि जो गार्डनर ने बुद्धिमत्ता को बताया है वो वास्तव में कौशलता है, कि हमारी क्या क्या एबिलिटी हैं, क्या क्या स्किल्स हैं, वो कोई बुद्धिमत्ता नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे जो हमारा सेकंड है वो है हमारा शैक्षिक अनुभवों में कठिनाई। किस तरह से शैक्षिक अनुभवों में कठिनाई होती है, इसके अंतर्गत पहला आप लिखेंगे हर छात्रों के लिए अलग अलग शैक्षणिक विधियां अपनाना व्यवहारिक रूप से कठिन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे सभी स्कूली संसाधनों और शिक्षाओं की विशेष प्रशिक्षण सीमाओं के कारण इस सिद्धांतों को पूरी तरह से लागू नहीं किया जा सकता, इसीलिए भी इसकी आलोचना की जाती है। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे अब हम देखेंगे आईक्यू और पारंपरिक बुद्धिमत्ताओं परीक्षणों की अवहेलना। किस तरह से ये आईक्यू और जो बुद्धिमत्ताएं हैं, पारंपरिक बुद्धिमत्ता है, उनकी परीक्षणों की अवहेलना करता है। इसमें हम देखेंगे पारंपरिक बुद्धिमत्ता परीक्षणों को पूरी तरह से अस्वीकार करना आलोचनात्मक दृष्टिकोणों से गलत माना जाता है। यानी ये पूरी तरीके से जो हमारी पारंपरिक चीज़ें हैं या पारंपरिक बुद्धिमत्ता है उसको आलोचित कर देते हैं या फिर उसको बिल्कुल नकार देते हैं। अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष। निष्कर्ष में आप लिखेंगे गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत शिक्षा में विविधता को पहचानने और प्रत्येक छात्र की अलग अलग क्षमताओं को स्वीकार करने का एक प्रभावी तरीका है। हालांकि इसकी वैज्ञानिक प्रणालिकता को लेकर संदेह बना हुआ है, इसके बावजूद यह सिद्धांत शिक्षकों को और छात्रों की विभिन्न योग्यताओं को पहचानने और शिक्षणों को अधिक रोचक और प्रभावी बनाने में सहायक है। यानी देखिए अभी भी इसे पूरी तरीके से समझना या वैज्ञानिक प्रणाली के रूप में इसे स्वीकार कर लेना कठिन माना जाता है या अभी भी नहीं माना गया है, लेकिन ये फिर भी कहीं ना कहीं जो टीचर्स होते हैं उनके लिए जो छात्रों की जो बुद्धिमत्ता है या बुद्धि है उसको समझने में ये कहीं ना कहीं उपयोगी है या फिर सहायता प्रदान करता है। आज की जो हमारी क्वेश्चन है वो हम यहीं तक रखेंगे। आगे के जो क्वेश्चन है वो हम 6 वीडियो में कवर करेंगे, यानी पार्ट 6 में। अगर आपको मेरी वीडियो अभी तक अच्छी लगी हो और आपको लगे हो कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। एंड फॉर मोर कनेक्टिविटी फॉर मोर वीडियोस आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड मेरे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए एंड मेरी इंस्टाग्राम आईडी आप चेकआउट कर सकते हैं अपनी फॉर मोर स्टडी। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इन सभी का, आप वहां से इन्हें चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो जाता है या फिर कहीं कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप वीडियो को लाइक करना एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।